हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 68 है। इससे पहले हम 67 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए या यूपीएचईएससी या नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से जो दे रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहला क्वेश्चन देखें। हम बताना चाहेंगे कैपिटल स्टडी सर्कल जो है ऑफलाइन भी आ चुका है और लखनऊ में इसकी एक ब्रांच खुल चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे जो लोग यूपी के अंदर है या कहीं और से भी जो जुड़ना चाहते हैं, हमसे ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैच भी है और बाकी यूट्यूब पे हम टेस्ट सीरीज़ लगातार चलती रहेगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी समस्या हो तो आप नीचे लिखे फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एकेडमिक प्रॉब्लम को। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द मीन इन एरिस्टोटल्स सोशल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पूछा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मीन इन एरिस्टोटल सोशल स्ट्रक्चर। इसको हिंदी में देख लेते हैं। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में से कौन सा वर्ग औसत, यहाँ पे मीन भी लिख दिया है, निर्मित करता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखें कि अरस्तु, अब हमने देखा है कि अगर आप फॉलो करें तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे प्लेटो से क्वेश्चन आता है, एरिस्टोटल से क्वेश्चन आता है, तो ये दो टॉपिक तो एंशिएंट जो ग्रीक फिलोसफी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। हर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिनमें इन दोनों से क्वेश्चन ना आए। घुमा फिरा के इधर से उधर करके कहीं से आएंगे। तो ये दो टॉपिक आपको हमेशा रटे होने चाहिए। तो अब देख लेते हैं वापस कि वेल्दी क्लास को कहते हैं मीन है, पुअर सिटीजन को, मिडिल क्लास को, आर्टिजन क्लास को, धनी वर्ग को, गरीब नागरिक, मध्य वर्ग और कार्य वर्ग किसको कहेंगे कि मीन, माध्यम जो है औसत किसको बोलेंगे। तो ऑब्वियसली जो सिंपल लॉजिक भी देखेंगे तो उसमें भी कौन है कि गरीब और अमीर के बीच में मध्यम वर्ग जो है वो मीन होता है, वो औसत होता है। और यहाँ पे इनका भी आइडिया यही है, सी। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मध्य वर्ग जो है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु और भी क्या क्या आइडिया देते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहे जाते हैं, मतलब राजनीति शास्त्र के पिता, जनक। इसके अलावा जो इनका अप्रोच था कैसा था? कंपैरेटिव भी था, क्योंकि तमाम सारे जो संविधान थे 158 संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद नया संविधान बनाते हैं। इसके अलावा इनका अप्रोच टीलोलॉजिकल भी था। टीलोलॉजिकल का मतलब होता है कि ये कहते हैं कि राज्य जो है मनुष्य से पहले था। और क्यों? क्योंकि ये लॉजिक लगाते हैं कि जिससे आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई हो वो पहले रहेगा। जिस तरह से आपके पिता और आप, अगर आपकी आइडेंटिटी आपके पिता से है तो उनका जन्म पहले हुआ होगा, आपका बाद में। तो ये चीज़ें टीलोलॉजिकल अप्रोच। तो कुछ चीज़ें अरिस्टोटल के बारे में मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Whom did Machiavelli blame for the moral degradation of Italy? अब ये देखिए कि इटली के नैतिक अपकर्ष या पतन के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया है? किसको? अगर हम देखें तो प्रिंस, राजकुमार को, द चर्च, चर्च को, अरिस्टोक्रेसी, अभिजात तंत्र को, करप्ट पीपल, भ्रष्ट लोगों को। अब हम देखें मैकियावेली किस समय में है? 15वीं सेंचुरी में है। और उसी समय क्या हो रहा था? अगर देखें तो यहीं से मैकियावेली से ही मॉडर्नाइजेशन शुरू होता है, या आधुनिक काल जो हम कहते हैं वो शुरू हो रहा है। और आधुनिक काल का मतलब क्या है? आधुनिक काल का मतलब है कि जो रूढ़िवादिता है, जो डॉगमेटिज्म है, उसको रिफ्यूट किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। वो डॉगमेटिज्म या रूढ़िवादिता कहाँ से थी? इटली के अंदर यूजुअली जो रूढ़िवादिता आती है वो धर्म के जो ज़्यादा बिलीव करते हैं उनके अंदर होती है। इटली के अंदर जो चर्च था उसके अंदर। अब इसकी एक छोटा सा हिस्ट्री, अब टाइमलाइन समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि इसीलिए यहाँ से जो
एरा शुरू होता है उसको हम कहते हैं रेनेसा पीरियड या पुनर्जागरण काल हिंदी में। अब हिंदी से पुनर्जागरण बड़ा अच्छा, रेनेसा क्योंकि तो फ्रेंच वर्ड है, तो अगर पुनर्जागरण काल देखें तो पुनर्जागरण का मतलब पहले से कोई जागरण था, इसीलिए पुनर्जागरण काल कह रहे हैं ना। तो जो प्लेटो का, अरिस्टोटल का, सुकरात का ये जो टाइम था, फर्स्ट सेंचुरी से पहले, फर्स्ट सेंचुरी जब शुरू हो रही है तो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ होती है, क्या? फर्स्ट सेंचुरी से पहले ये जागरण काल है, क्योंकि सुकरात, प्लेटो और उसके अलावा तमाम सारे उसी समय के जो थिंकर हैं वो चाहे वो साइंस के हो, ज्योमेट्री के हो या सब, तो आप डिस्कोर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्लेटो के उसमें भी बहुत से आइडिया, चाहे जस्टिस को लेके तमाम सारे चल रहा है। तो ये डिस्कोर्स का आइडिया था, डायलेक्टिक मेथड चलता था, ये जागरण काल था कि नए सिरे से लोग सोचना शुरू करते हैं कि राज्य कैसे बना, जीवन का क्या लक्ष्य है, संविधान होना चाहिए कि नहीं, कौन सा बेटर तरीका है राज्य का, ये सारे चीज़ ये लोग सोच रहे हैं। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी से क्या होता है कि यहाँ से क्रिश्चियनिटी आ जाती है, इसीलिए ईसा पूर्व कहते हैं ना, ईसा का जन्म होता है तो ईसा पूर्व हिंदी में कहते हैं, और इसीलिए बिफोर क्राइस्ट कहते हैं कि क्राइस्ट के पैदा होने से पहले, तो बीसी। अब बीसी जो शुरू होता है, यहाँ से जो शुरू होता है लगभग 1500 साल तक, ये क्या होता है कि यहाँ सारे जो जवाब होते हैं वो चर्च के पास होते हैं, बाइबल में होते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में होते हैं। अब किसी नई चीज़ों को सोचना, वैज्ञानिक तरीके से सोचना बंद हो जाता है। वो कहते हैं हर चीज़ हमारे बाइबल में लिखी हुई है, आप कुछ भी सवाल पूछिए कि सूरज क्यों उगता है तो बोला इसमें भगवान ने, सूरज क्यों बना तो बोले भगवान ने बनाया, या कहते हैं पृथ्वी में क्यों है, हम जानवर से अलग क्यों हैं, बोला भगवान ने ऐसे बनाया, कैसे कितने दिन में बनाया तो बाइबल में लिखा है 7 दिन में बनाया। सिर्फ बाइबल की बात नहीं, सारे धार्मिक किताबों में ऐसा ही कुछ कुछ अलग अलग भी है, लेकिन बाइबल की वजह से यहाँ से जो क्रिटिकल थिंकिंग थी, जो आलोचनात्मक या साइंटिफिक टेम्परामेंट था, वो बंद हो गया। अब चर्च जो है बहुत हावी हो गया, पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से देखें चर्च इतना हावी हो गया कि राज्य उसके अंदर हो गया और राज्य कमज़ोर होने लगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में होता क्या है कि हर चीज़ को कन्फेस कर लीजिए तो माफ़ हो जाएंगे, या पीस पे ज़्यादा फोकस करता है कि युद्ध मत कीजिए, गलत चीज़ है उसको। अब गलत और सही में ज़्यादा फंस गया, राजा भी फंस गया, उसको भी लग रहा है हमने किसी गलत सज़ा दे दी या कुछ गलत ना करें। तो चर्च जो है वो कंट्रोल कर रहा था राज्य को, और उसकी वजह से अगर इटली के ऊपर आ जाए, जिसको हटा लेते हैं, इटली में आ जाए तो इटली जो है पहले रोमन एम्पायर जो मजबूत था वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, छोटे छोटे पार्ट में बट गया, रोम अलग हो गया, वेनिस अलग हो गया, सिसिली अलग हो गया, ये सारे लोग अलग अलग हो गए। अब ये जो है तो मैकियावेली जो कहते हैं कि उनको लगता है कि ये हम कैसे इतने छोटे बन गए, हमारा इतिहास तो बहुत स्ट्रांग था। अब उसमें कहते हैं कि अब वो ढूंढते हैं कि किसकी वजह से हम कमज़ोर हो गए, तो उनको मिलता है चर्च। चर्च के जो नियम कानून है और राज्य को जो कंट्रोल करता है, क्योंकि चर्च के लोग धार्मिक हैं, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है या पॉलिटिशियन नहीं है, इसलिए धीरे धीरे राज्य कमज़ोर हो गया और इटली कमज़ोर हो गया। इसलिए फिर से इटली को महान बनाना है तो राज्य के अंदर चर्च को लाना पड़ेगा। राज्य को, राजा जो है जो है प्रिंस कैसा होना चाहिए, फॉक्स की तरह चालाक और लॉयन की तरह, और चर्च जो है इंडिविजुअल आइडिया है, मतलब जो जाना चाहे चर्च वो उसको चर्च डिक्टेट करे, ऐसा ना हो कि सबको बताए कि किसको क्या करना चाहिए, जो और कम से कम राजा को तो बिल्कुल नहीं। और उससे क्या होगा, और यहीं से नींव पड़ती है सेकुलर स्टेट की, या हम कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य की। तो ये भी आइडिया आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चर्च जो है ज़रूरी हो जाता है इनके लिए हिसाब से कि डिग्रेडेशन ऑफ इटली, ही ब्लेम्स जो चर्च टू फॉर मोरल डिग्रेडेशन ऑफ इटली। एट द सेम टाइम इटली की नैतिक अपकर्ष के लिए ये चर्च को दोष देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर हेगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि अगर हम देखें हेगल के लिए क्या चीज़ सही है, हेगल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हेगल फिर से बहुत सी चीज़ें इसमें हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको हेगल के बारे में भी कुछ कुछ बता देंगे। फैमिली इज़ द थीसिस, वो कहते हैं कि फैमिली जो है, परिवार जो है एक थीसिस है, परिवारवाद है, तो थीसिस का मतलब वाद,
बुर्जुआ समाज प्रतिवाद है, मतलब एंटीथीसिस है। और एट द स्टेट रिप्रेजेंट सिंथेसिस, जो राज्य होगा वो दैट इज सिंथेसिस। तो ये जो आइडिया है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, हिंदी में क्या कहेंगे, वाद, प्रतिवाद और संवाद का। तो ये जो आइडिया है, हेगल बहुत उस पर, एक्चुअली आइडिया पहले भी था लेकिन हेगल इसके प्रोपाउंडर माने थे, हेगल इसको डिस्क्राइब करते हैं और यहीं से, हेगल से ही मार्क्स भी लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मार्क्स का डायलेक्टिक प्रिंसिपल है, द्वंद्वात्मक आइडिया है, वो कहाँ से लेते हैं, हेगल से लेते हैं। और जो देखें तो वाद क्या का मतलब है, कोई भी चीज़ जो इस्टेब्लिश है उसको मान लेते हैं वाद। अब उसमें कुछ कमियां होंगी, उस कमियों को दूर करने के लिए, जैसे अगर फैमिली को देखें तो इनके अकॉर्डिंग फैमिली में कमी क्या है, फैमिली में आपस में हम बिजनेस नहीं कर सकते कि मान लीजिए हम घर में हम पैसे कमा रहे हैं, हमारे घर में पिताजी नहीं कमा रहे हैं, माताजी नहीं कमा रही या कोई और नहीं, तो ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि भाई इतना पैसा दो तभी हम खाने को देंगे, किसी और से हम कोई काम करते हैं या मेरे पिताजी ने बोला कि भाई कि कोई सामान लाओ तो हम उनसे पैसे नहीं लेते हैं। तो ये फैमिली के साथ प्रॉब्लम। लेकिन जब ये बड़े रूप में आ जाता है तो क्या होता है कि फैमिली कितनी बड़ी हो सकती है, फैमिली की एक लिमिटेशन है कि हो सकता है कि हमारे चाचा ताऊ ये सब भी रहें, या हो सकता है उसकी जनरेशन भी रहे, वही फैमिली हम मान लें, उनके साथ भी हम बिजनेस ना करें या उनसे भी हम पैसे ना लें, लेकिन एक टाइम पे लेना पड़ेगा। और उसका एंटीथीसिस क्या हो जाएगा, बुर्जुआ समाज, जहाँ पे हर चीज़ पैसे से होता है कि अगर हम आपका इलाज भी कर रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, जैसे हमको कोई दवाई मालूम है और आप मेरे दोस्त हैं या मेरे फैमिली के मेंबर हैं, तो हम आपको तुरंत दे देंगे कि भाई ये दवाई होती है, मुझे मालूम है। लेकिन अगर मैं उसी समय में क्लिनिक खोल के बैठा तो मैं क्या करूँगा, दूसरे लोगों को पैसे लेके वही चीज़ दूंगा, तो ये बोले प्रतिवाद हो जाता है। अब प्रतिवाद जो है इसमें फिर कमियां हैं, क्या प्रतिवाद में, कि इसमें जो है हर चीज़ पैसे से ही आया। बुर्जुआ समाज में क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ पैसे से ही होने लगी। तो बोले अब इससे आगे के जो चीज़ बनेगी वो संवाद बनेगा, जहाँ पे फैमिली की वैल्यूज़ होंगी और जो चीज़ें कह सकते हैं बिजनेस है या मार्केट है वो भी उसी तरह से चलता रहेगा और इसको कंट्रोल करने का काम राज्य का होगा और राज्य उसको देखेगा। तो ये अल्टीमेट गोल होगा और इसी को हेगल कहते हैं मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कि जो ईश्वर का मार्च है धरती पर, वो कहते हैं। तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। द रैशनल इज़ रियल एंड रियल इज़ रैशनल, बोलते हैं तार्किक जो है वही मुक्तिमूलक है, वह वास्तविक है, मतलब रैशनल है, तार्किक जो है वास्तविक है और वास्तविक जो है वही तार्किक है। तो बोले कि ये भी सही है, वे बोलते हैं ऐसा। कॉन्ट्रडिक्शन आर नॉट ऑब्स्टेकल प्रिवेंटिंग अस रीचिंग ट्रुथ, बोले अंतर विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करता। यही तो उनका डायलेक्टिक प्रिंसिपल है कि अगर हम विरोध नहीं करेंगे किसी चीज़ का तो नई चीज़ें नहीं आएंगी, और नई चीज़ें आने का मतलब विरोध करना गलत नहीं है, वो बाधा नहीं पहुंचा। विरोध कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसका मतलब एक नई चीज़ लाने के लिए आप काम कर रहे हैं और उससे नई चीज़ बनेगी जब, तो वो सही तरीका है हेगल के अनुसार। तो सही है, तीनों डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। तो हेगल भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। हेगल खुद डायरेक्टली नहीं तो मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज बेंथम्स फिलॉसफी एज पिग फिलॉसफी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें होता क्या है कि बहुत बार लोग उसको जे.एस. मिल समझ लेते हैं, लेकिन जे.एस. मिल यहाँ पे आंसर नहीं। तो नाम है लेस्ली स्टीफन, इसका हिंदी में देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी या कह सकते हैं सुअर की फिलॉसफी की तरह कहा, या सुकर जो दर्शन है, ये भी हिंदी में लिखा होता है कहीं कहीं सुकर दर्शन। तो अब ये जो है ऑब्वियसली जे.एस. मिल भी कहते हैं कि एक सुखी सुअर से अच्छा है एक परेशान सुकरात होना। इट इज़ बेटर टू बी अ सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड सुक्रेटिस देन सेटिस्फाइड पिग। और तो इसी से लेके जो जे.एस. मिल तो ये कहते हैं, लेकिन ये सुकर दर्शन उसको नहीं कहते। वो जे.एस. मिल अपने आप को अंत तक यूटिलिटेरियन
या उपयोगितावादी ही कहते हैं। ऑल्दो पूरा जो इसमें चेंजेस आके वो क्या बन जाता है, लिबरलिज्म या उदारवादी आइडिया बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेस्ली स्टीफन, कार्ल मार्क्स, कार्लाइल और जे स्मिथ। तो कार्लाइल जो हैं इसके सही आंसर हैं। ये सूकर दर्शन या सुअर का दर्शन या पिग फिलॉसफी, अलग अलग नाम से ये आ सकता है, ये कार्लाइल है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सो फॉर एज जॉन रॉल्स राइटिंग आर कंसर्न। तो ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जॉन रॉल्स की कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है। कि जॉन रॉल्स द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये तो मोस्ट फेमस बुक है, मैग्नम ओपस है इसको कहते हैं। द थ्योरी ऑफ जस्टिस सबको मालूम है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म पे भी किताब है, सही है। द लॉ ऑफ पीपल, ये भी सही है। तो तीनों ही हैं उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा सही। जॉन रॉल्स की ये तीनों ही किताब है, तीनों ही आइडिया इन्हीं के हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माओ हैज़ नॉट सेड। अब माओ ने कौन सा नहीं कहा, ये अच्छा आइडिया कि माओ कौन सा नहीं कहा। ये कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल ऑफ गन, मतलब है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उपजती है, बिल्कुल कहा। ये तो बहुत फेमस कोट है, ये हमेशा पूछा जाता है, ये इससे पहले भी हम लोग एक दो बार कर चुके हैं। 3 years ऑफ हार्ड वर्क 10,000 years ऑफ हैप्पीनेस, ये भी उनका सही है, क्योंकि एक तो पीजेंट को लेके काम कर रहे थे, तो उनको समझाते हैं कि 3 सालों का कठोर परिश्रम खुशियों के 10,000 वर्ष के बराबर है। और दो इन्होंने जब शुरुआत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी, तो उन्होंने बोला कि लोहा बनाते हैं, तो तमाम सारे गांव में लोहा बनाने की कोशिश की और उससे सोचा कि लोहे से ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। तो लोगों ने बना तो शुरू किया, काफ़ी मेहनत भी की जो इनका आइडिया था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया क्योंकि उस क्वालिटी का नहीं था जिससे मशीन बना सके और मशीन बना के सक्सेसफुल हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी इनका आइडिया ये सही है। एटम बम्स आर रियल टाइगर, मतलब अणु बम वास्तविक शेर हैं, ये ऐसा तो अणु बम के बारे में इनका कथन नहीं है। क्रांति एक रात्रि भोजन आयोजन नहीं है। रेवोल्यूशन इज नॉट अ डिनर पार्टी, इट इज़ ट्रू, ही सेड दैट, कि माओ हैज़ आइडिया दैट रेवोल्यूशन इज नॉट अ डिनर पार्टी, कि एक दिन में हो जाएगा। धीरे धीरे पीस मिल प्रोसेस में ग्रेजुअली धीरे धीरे करने पे ही क्रांति होती है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इनका आइडिया नहीं है, बाकी सारे माओ के आइडिया हैं, सही है। आगे बढ़ जाते हैं सेवन्थ में। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बिहेवियरिज्म इज बेस्ड ऑन द स्टिमुलस रिस्पॉन्स पैराडाइम। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिहेवियरलिज्म, यहाँ पे बिहेवियरलिज्म ही लिख दिया है, ट्रांसलेशन नहीं किया है, इसको हम कहेंगे हिंदी में व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है उद्दीपक अनुक्रिया रूपावली पर आधारित है। अब ये थोड़ा सा गलत है, क्यों, बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म जो वो है, बिहेवियरलिज्म नहीं है। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म कंसिस्ट ऑफ 7 tenets। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो 7 सिद्धांत हैं उसके, ये बात सही है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत हैं। पोस्ट बिहेवियरलिज्म होली निगेट्स द बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है पूरी तरह से जो व्यवहारवाद है उसको खंडित करता है, ऐसा नहीं, व्यवहारवाद से आगे उसमें वैल्यूज़ जोड़ देता है। पहले इसमें जो व्यवहारवाद था उसमें वैल्यूज़ या कहते हैं मूल्य नहीं थे, नैतिकता नहीं थी, उन चीज़ों को उसमें जोड़ता है और ह्यूमन साइकोलॉजी को भी जोड़ लेता है। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड बिहेवियरलिज्म। तो है किसमें है, बिहेवियरिज्म, अभी हमने बात की, बिहेवियरिज्म जो है वो क्या कहता है, उद्दीपक अनुक्रिया के रूपावली पर आधारित है। इसका मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, की आपको कोई चीज़ दिखाई गई, उससे जो आइडिया आया उससे डायरेक्टली पूछ लें, वो बिहेवियरिज्म होता है। जैसे, और बिहेवियरलिज्म लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने का आइडिया होता है, बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवाद। तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे हम कोई मूवी देख के कोई निकल रहा है, उससे हम पूछ ले कैसी है मूवी, तो वो मूवी देख के ही निकल रहा है,
तो उससे आप पता कर सकते हैं कि अच्छी मूवी है। तो ये बिहेवियरिज्म आएगा, उसका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियरलिज्म हो सकता है कि अगर क्वेश्चन आए कि क्या मूवी से आपके जीवन पे कोई असर पड़ा है, अभी तक आपने जितनी मूवी देखी है, तो वो बहुत कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। कैसे? बहुत से लोगों ने पैसे की कमी की वजह से कहीं मूवी बहुत कम देखी होगी तो उसके जीवन पर असर अलग पड़ेगा। बहुत से लोगों का एडिक्शन हो जाता है तो रोज़ मूवी देख रहे हैं, वो उसका अलग होगा। बहुत से लोगों के पास टाइम ही नहीं है, जो बड़े बिजनेसमैन है या बड़े पॉलिटिशियन, वो टाइम ही नहीं है, तो उनके जीवन पे क्या असर होता है। इस चीज़ को समझने के लिए अगर इसका आंसर हम ढूंढेंगे तो ये बिहेवियरलिज्म का अप्रोच होगा। लेकिन कोई आदमी मूवी देख के निकल रहा है, उससे हम पूछ लें मूवी कैसी है या मूवी से आप क्या सीखते हैं, तो ये बिहेवियरिज्म है। तो समझ गए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 7 टीनेट्स जो हैं वो है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये असर्शन रीजन का है, ये क्वेश्चन अच्छा है। कार्ल मार्क्स टर्म अर्ली सोशलिस्ट एज यूटोपियन सोशलिस्ट। जो कार्ल मार्क्स हैं वो क्या कह रहे हैं, अर्ली सोशलिस्ट को यूटोपियन। कार्ल मार्क्स ने आरंभिक जो समाजवादी हैं उनको कल्पना लोकी, यूटोपियन का मतलब कल्पना लोकी समाजवादी कहा। ये बात तो सही है, लेकिन उन्होंने पूंजीवाद व्यवस्था की ही आलोचना की है। क्यों? अब ये जो सोशलिस्ट हैं, जो आरंभिक सोशलिस्ट हैं, जो अर्ली सोशलिस्ट हैं, दे हैव अटैक द कैपिटलिस्ट सिस्टम इटसेल्फ। तो उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की नहीं, इन्होंने सिस्टम की आलोचना तो की लेकिन पूंजीवाद की डायरेक्टली नहीं की। उन्होंने जो गरीबी और अमीरी का जो गैप बढ़ रहा था उसकी आलोचना की, लेकिन बहुत क्लियरली पूंजीवाद की आलोचना नहीं की। पूंजीवाद जो अमीरी और गरीबी जो बढ़ रही थी उसका सैद्धांतिक रूप में पूंजीवाद को जिम्मेदार मानने का काम कौन करता है? मार्क्स करते हैं। कि मार्क्स कहते हैं ये पूंजीवाद है जिसकी वजह से ये अमीर गरीब बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सिद्धांत की वजह से बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग अपने सिर्फ लालच की वजह से या लोग सिर्फ ऐसे ही राज्य की पॉलिसी की वजह से हो रहा है। ये जो आइडिया है पूंजीवाद का, उसकी वजह से अमीरी और गरीबी, बोले कहीं भी अगर पूंजीवाद आएगा तो वो अपने आप ही अमीर गरीब बढ़ाने लगेगा। बहुत से ऐसे ट्राइबल कंपनी सोसाइटी हैं, या देख लें अगर भूटान को देखें तो बहुत ज़्यादा अमीरी गरीबी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरह से पूंजीवाद नहीं आया। लेकिन जिस भी देश में पूंजीवाद आएगा वहाँ क्या होगा? मार्क्स के अकॉर्डिंग अमीर गरीब का गैप बढ़ जाएगा। तो ये जो व्यवस्था थी, समाजवादी उस समय के जो अर्ली सोशलिस्ट थे वो नहीं समझते थे, ऐसा नहीं मानते थे, या उनका आइडिया वहाँ तक नहीं पहुँचा था। तो सही क्या है? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। एक तो सही है लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ जाते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेटोज 4 कंपोनेंट्स ऑफ वर्च्यू। अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि प्लेटो के जो 4 कंपोनेंट थे वर्च्यू के, जो सद्गुण के 4 संगठनों को सही क्रम में किस तरह से उन्होंने लगाया था। तो प्लेटो क्या कहते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ किस चीज़ को मानते हो? वो मानते हैं बुद्धिमानी, विजडम को। विजडम या बुद्धिमानी को ये मानते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्यों? अगर आप उससे लॉजिक भी लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस वो किस चीज़ पे करते हैं? फिलोसफर किंग, फिलोसफर, दार्शनिक राजा। तो दार्शनिक राजा का मतलब क्या इस पे है? वो बुद्धिमान होगा तभी तो बुद्धिमानी पे सबसे अधिक फोकस करते हैं। इसके बाद किस चीज़ पे कहते हैं? क्या वो कहते हैं कि अब ये बुद्धिमान तो है लेकिन इसके अंदर करेज ना हो काम करने का। तो सेकंड चीज़ क्या है? करेज, साहस। तो साहस हो गया। तो पहला देख लेते हैं, 4th सबसे पहले कहाँ है? तो आपको अपने आप ही मिल गया, 4th यहाँ पे है। 4th के बाद सेकंड के बाद 3rd, करेज के बाद क्या हो गया? संयम। करेज तो है लेकिन संयम ना हो तो भी गड़बड़ है, और संयम है, सब कुछ है। ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो न्याय अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये राजा जो है संयम भी है, करेज भी है, तो न्याय अपने आप होगा, क्योंकि यह अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। और इसी के साथ सभी लोग अपनी ड्यूटी करेंगे तो न्याय अपने आप हो जाएगा। ऑल्दो बाद में द लॉज लिखते हैं, बाद में ये न्याय को प्राथमिकता देते हैं, पहले प्राथमिकता नहीं देते। जब अरस्तु न्याय पे बहुत ज़्यादा काम करते तब इनको लगता है कि न्याय भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये कहते हैं कि सब लोग अपना कर्तव्य कीजिए, न्याय तो अपने आप मिल जाएगा। तो ये सही है। सबसे आखिरी क्या है इनके लिए? न्याय। तो 9th का सी सही है।
9th के बाद 10th देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुक्स या आइडिया जो है एसोसिएट करता है किस चीज़ से। अब यहाँ पे नाम दिए हुए हैं सावरकर का, तो हम सभी जानते हैं सावरकर का आइडिया आजकल काफ़ी पॉपुलर है। तो सावरकर किससे रिलेटेड है? समस्त राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैन्यकरण। मेजनी के आइडिया से काफ़ी प्रभावित होते हैं और बाद में हिटलर और दूसरे भी जो मुसोलिनी के आइडिया हैं उनको ये काफ़ी अच्छे लगते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में एक कम्युनिटी रहे। तो ऑल्दो बहुत से लोग इनको सही नहीं मानते, क्योंकि भारत के अंदर तमाम सारे कम्युनिटी को मिला के एक राष्ट्र होना चाहिए। एक कम्युनिटी से एक राष्ट्र का निर्माण गलत मानते हैं। यूरोप के अंदर की जो थ्योरी है, सिद्धांत, वो ये है कि एक राष्ट्र एक भाषा या एक संस्कृति होगी। वहाँ पे हुआ है कि जैसे जर्मनी का बंटवारा कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ जहाँ जहाँ जर्मन बोली गई वहाँ जर्मनी मान लिया। तो इस तरह से वो राष्ट्र और राज्य जो है एक ही है कि स्पेन में स्पेनिश बोली जाएगी, जो बोलते हैं वो स्पेनिश हो गए, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाएगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं कि भारत में सभी लैंग्वेज बोली जाती हैं, सभी कल्चर है, इसलिए भारत को जो उस तरह के राज्य में नहीं रख सकते। तो ए का 4 देख लें। ए का 4 किस में है? ऑब्वियसली ए में ही है। अब एक तो बहुत आसान हो गया। बी का 3 एम.एन. रॉय। क्या हमने आपको बताया भी था एम.एन. रॉय के बारे में काफ़ी कुछ, रेडिकल ह्यूमनिस्ट अप्रोच लेते हैं। पहली बार जो इनका आइडिया होता है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात भी करते हैं। और इनको जब लौट के आते हैं भारत में, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं और अंडरग्राउंड काम भी करते हैं, और मैक्सिको में रहते हैं, यूएस में फिर रहते हैं और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का काम करते हैं। बाद में ये लौट के आते हैं, लेकिन क्रांतिकारी जो आइडिया है उसमें पकड़ा जाते हैं और जेल चले जाते हैं। उसके बाद इनका मोह भंग होता है और ये फिर कांग्रेस भी ज्वाइन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सी अरविंदो घोष। और अल्दो कांग्रेस से भी मोह भंग हो जाता है और ये रेडिकल ह्यूमनिस्ट ग्रुप जो है वो बनाते हैं। सी का फर्स्ट हो जाएगा एसोसिएटेड विद सीक्रेट सोसाइटी लोटस एंड डैगर्स। ये अरविंदो घोष भी इसी तरह है। इनकी भी अगर देखें तो सीक्रेट सोसाइटीज़ रहते हैं, फिर बाद में इनको जेल होती है और ये छोड़ देते हैं क्रांति का रास्ता और बोलते हैं क्रांति के रास्ते से जो आज़ादी या राष्ट्र का जो निर्माण है वो नहीं हो सकता, इसलिए उसके नए राष्ट्र का निर्माण के लिए अरविंदो घोष का आइडिया क्या है? स्पिरिचुअल नेशनलिज्म या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है अरविंदो घोष से, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। और इससे पहले मैंने आपको बताया इनकी एक बहुत फेमस बुक है लाइफ डिवाइन, वो भी पूछा गया है, वो तो पूछा ही जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से अरविंदो घोष से अलग से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण, अब लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन जैसा आइडिया, यहाँ पे हो जाएगा 2। ऑथर ऑफ बुक अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये क्योंकि तमाम सारी जो भारत की जो पॉलिटी थी उसमें बदलाव चाहते थे और करप्शन को लेके इन्होंने आंदोलन छेड़ा था इंदिरा गांधी के खिलाफ। फाइनली इमरजेंसी लगानी पड़ी थी इंदिरा गांधी को। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। तमाम सारे जो आज के नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान या देवे गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ये इनके शिष्य रहे हैं और इनकी वो आज की पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर तो ये हमने बता ही दिया। आगे बढ़ जाते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नोशन ऑफ अनइवन डेवलपमेंट वॉज रिस्पॉन्स टू द 19th century's आइडियाज़ ऑफ। अब ये क्वेश्चन फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि नोशन जो है 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ। असम यहाँ गलत है। तो अब जो है कि उन जो अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है 19वीं शताब्दी अगर हम देखें तो उसमें शुरू हो गया। अभी हमने बताया था कि अभी तक क्या हो रहा था। दो क्वेश्चन जो पिछले हैं अगर उसको आप जज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आप आइडिया लग जाएगा। एक तो मैकियावेली ने आइडिया लगाया कि चर्च का रोल कम होना चाहिए, सेकुलर स्टेट होना चाहिए, राज्य को धर्म को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि
धर्म जो है राज्य को कंट्रोल करे। वहाँ से सेकुलर स्टेट आता है और उसी को हम रेनेसा पीरियड भी शुरू करते हैं, जहाँ तमाम सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं। उस साइंटिफिक डेवलपमेंट से क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो 15वीं शताब्दी से शुरू होता है रेनेसा और 17वीं शताब्दी आते आते इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है। 18वीं 19वीं शताब्दी तक पूरी जो दुनिया है 200 साल में इंडस्ट्रियलाइज, पूरी दुनिया तो नहीं, मेजरली यूरोप जो है वो हो गया। तो यूरोप में अगर देखेंगे तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से हुआ क्या, अभी जो हमने बात की थी मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में, मार्क्स क्या कह रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण से कौन सी विचारधारा पनपती है, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। और उस प्रॉफिट कमाने के लालच में क्या हुआ, समाज में गैर बराबरी बढ़ती गई। तो 19वीं शताब्दी आते आते, और उसी समय मार्क्स भी हैं, मार्क्स लिखते भी हैं कि भाई कि अब कैपिटलिज्म बढ़ गया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 20वीं शताब्दी तक लेनिन क्या कहते हैं कि जो इम्पीरियलिज्म है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये अपने यहाँ के लोगों का तो शोषण कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरे देशों का शोषण भी कर रहे हैं, वहाँ के मजदूरों का भी शोषण कर रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज का भी शोषण कर रहे हैं। तो बोले ये तो हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म हो गई। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम देखें भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी, जब तक पूंजीवाद नहीं आया भारत में, तब तक जो गरीब और अमीर की जो खाई थी वो कम होती रही। और ये धीरे धीरे जब भारत में ब्रिटिशर्स आते हैं, उससे पहले अगर देखेंगे तो आर्टिजन थे, इसीलिए बोलते थे भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि बहुत गरीब कोई नहीं था, बहुत अमीर भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, राजा और कुछ मंत्री तो हैं, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं वो नॉर्मल रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब कैपिटलिज्म आता है, इंडस्ट्री शुरू हो जाती है, ब्रिटिशर्स आते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे बहुत गरीबी आ जाती है और इसके गैप बढ़ता जाता है। तो 19वीं शताब्दी में गैप बढ़ गया, किसकी वजह से, अब मैंने आंसर तो दे ही दिया है, ए, कैपिटलिज्म की वजह से बढ़ जाता है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मैच करने का है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लंबा तो नहीं, छोटा ही है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक चीज़ें हमने कल परसों ही पढ़ी थी, कुछ चीज़ें नाम इसमें से, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा है। तो सामी रामिन के बारे में हमने पढ़ा था, कौन सी थ्योरी दी थी, अंडर डेवलपमेंट की, अल्प विकास या लघु विकास का। और ए.जी. फ्रैंक भी इसी अंडर डेवलपमेंट के थे। और ए.जी. फ्रैंक जो है किस चीज़ को, कौन सी थ्योरी देते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी। ऑल्दो सामी रामिन भी देते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी, लेकिन अगर हम देखें तो सामी रामिन के साथ एक्यूमुलेशन ऑफ वर्ल्ड स्केल भी है जुड़ा हुआ, ये इनके आइडिया है। तो सामी रामिन अगर इसमें जाए तो ए का 2 और किस में है, ए का 2 एक ही में है, बी का 3 नहीं, ये गलत है, सामी रामिन, एक सेकेंड, हाँ बी का क्या हो गया 3, क्यों, क्योंकि ए.जे. फ्रैंक जो है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट की हमने बताई थ्योरी देते हैं, अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। तो ए.जे. फ्रैंक क्या कहते हैं कि लैटिन अमेरिका को क्या कहते हैं, पेरिफेरी है, परिधि का देश है, और अमेरिका को क्या बोलते हैं, कोर है, मतलब केंद्र है। तो परिधि के जो देश है उनका रॉ मटेरियल कौन ले जाता है, केंद्र के लोग, और ये प्रोडक्ट बना के फिर किसको बेचते हैं, इन्हीं को बेच देते हैं। तो इससे ये हमेशा गरीब रह जाते हैं। और इन लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाने के तरीका है उसको पेटेंट करा रखा है, अब ये बना नहीं सकते उस तरह का प्रोडक्ट, तो वो जो है इन्हीं को बेच के फिर और अमीर हो जाते हैं। तो ये आइडिया इनका है कि कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। इसके बाद एफ हेनरिक कॉर्डोस, ये जो है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। पॉल स्वेजे जो है ऑब्वियसली मोनोपोली कैपिटल की बात करते हैं। तो इससे अपने आप ही मिल जाएगा एक, अगर आपने 1-2 देख लिया तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपागम से संबंधित है, जेम्स ब्राइस, मेरियम, आर्थर बेन, लैसवेल। तो कौन संबंधित है, अगर हम देखें तो 13th जेम्स ब्राइस, संवैधानिक उपागम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जेम्स ब्राइस का है। आगे बढ़ते हैं, 14th देख लेते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग चैलेंज द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज यूनिलीनियर प्रोसेस।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये यूनिलीनियर कौन कहता है। 14th को अगर हम देखें तो इसमें हटिंगटन का नाम आएगा। हाँ, तो यहाँ पे कौन है, सेल्स है, हटिंगटन है, एलमंड है। हटिंगटन जो है ये यूनिलीनियर प्रोसेस नहीं कहते, और हटिंगटन की बहुत फेमस बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये बहुत, क्योंकि सेल्स जो हैं वो बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। या आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th के बाद हमने देखा 15th। यहाँ पे आप देख लेंगे डेविड ईस्टन, ड्यूच, सेल्स एंड लुसेन पाई, ये किससे रिलेटेड हैं। तो अपने आप ही इसमें से पूछा है पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। तो ईस्टर्न रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये तो सही है। ड्यूच जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन थ्योरी से, ये गलत हो गया। सेल्स क्या है, अगर इनको देखें तो बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, जो उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहेवियरिज्म नहीं, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। लुसेन पाई किस चीज़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, नेगेटिव फीडबैक का, ये भी गलत हो गया। तो कौन से नहीं मैच हैं, 2, 3, 4, 2, 3, 4 कहाँ पे, डी, इसका मतलब सही आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, 15 के बाद 16 देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज कल्चरल डुअलिज्म, सांस्कृतिक द्वैतवाद क्या है। डुअलिज्म क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 रिलीजियस कल्चर, कि 2 धार्मिक जो संस्कृतियों का अस्तित्व होना। न्यूली इमर्जिंग नेशन हैव 2 लैंग्वेज, 2 भाषा है नव स्थापित राष्ट्रों के बीच, ये होना। तो कल्चरल डुअलिज्म द्वैतवाद नहीं। अ स्मॉल एलीट इज मॉडर्नाइज्ड बाय द वास्ट मेजॉरिटी रिमेन्स इन रिजिड एक्सक्रिप्टिव पैटर्न्स ऑफ ट्रेडिशन। अभिजात लोगों का एक आधुनिकृत वर्ग होता है, जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं तमाम सारे, अगर पाकिस्तान को देख लें, भारत को देख लें, बांग्लादेश को देख लें या श्रीलंका को देखें, कुछ लोग तो बिल्कुल एलीट तरह से रहते हैं, यूरोप अमेरिका की तरह रहते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी ब्याह क्या करना है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या पीना है, क्या खाना है, कहाँ पीना है, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन उसी समय में बहुत जो नीचे के तबका होता है उसका इतना अधिक डॉगमेटिक होता है कि वो सिंपली अपनी चॉइस के कपड़े भी नहीं पहन सकता, क्योंकि समाज क्या बोलेगा, इस तरह का है। तो इस तरह की सोसाइटी को कल्चरल डुअलिज्म कहते हैं, द्वैतवाद में, कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो अमीर हैं वो तो कुछ भी करें, उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा, उसको ऐसा नहीं कि उनको जाके मारेगा या, लेकिन गरीब आदमी जो मिडिल क्लास है, जो छोटा है, वो अगर कुछ करेगा तो उसको कई बार, जैसे हमारे खाप पंचायत लगती है, या सिंपली सिर्फ शादी करने के लिए लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं, या कुछ खास कपड़े पहन लेने की वजह से लोग कहते हैं पूरी सोसाइटी किसी को परेशान करती है। तो ये चीज़ें ड्यूअलिज्म की बात है। सी इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इनपुट फंक्शंस ऑफ द अल्मंड्स पॉलिटिकल सिस्टम। तो अल्मंड्स पॉलिटिकल सिस्टम है, वो क्या कह रहा है कि अल्मंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित आगत कार्यों का सही अनुक्रम लिखिए। तो पहले क्या होगा इसका, 17th का अगर देखें तो राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती होगी पहले, 3rd। इसके बाद क्या होगा, हित स्पष्टीकरण होगा, पहले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा, फिर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट जो है एग्रीगेशन, और उसके बाद शुरू होगा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो गया 17th का। आगे बढ़ते हैं 18th देख लेते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो नोज एज, ये तो हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रशासनिक शास्त्रीय सिद्धांत को क्या कहते हैं, लोकेशन थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो इसको क्या कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मैकेनिस्टिक था, इसको क्रिटिसाइज इसीलिए किया गया था। क्लासिकल थ्योरी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी उसको मैकेनिस्टिक बोला गया, कि मशीन की तरह ह्यूमन को भी ट्रीट कर रहे हो। जैसे मशीन को अगर कहा गया 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलता है, तो आदमी को भी बोले कि इतना खाना खिला के इतना ही चलेगा, लेकिन वो
बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़े, हो सकता है बहुत ठंड हो सकता है बरसात हो रही है, तो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना मशीन कर लेगी। तो ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी उसका क्रिटिसाइज़ भी करता है कि जो क्लासिकल थ्योरी है मैकेनिस्टिक थ्योरी है, तो ये यांत्रिक सिद्धांत की तरह मानता है। और सबसे अधिक क्रिटिसाइज़ कौन करता है क्लासिकल थ्योरी को? मानव संबंधी सिद्धांत। ये भी एक क्वेश्चन पिछले टेस्ट सीरीज में हमने देखा भी था। आगे बढ़ जाते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। पैरेटोज डिस्क्रिप्शन ऑफ एलीट एज स्पेकुलेटर्स एंड रेंटियर्स रिजेंबल द कैरेक्टराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट क्लिक्स ऑफ। अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पैरेटो द्वारा किया गया वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुण अभिलक्षणों से मिलता जुलता है? ये कहते हैं कि स्पेकुलेटर्स मतलब जो ऊपर सब कुछ स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये होगा, ऐसे होगा, और एक क्लास बन गया। और दूसरा क्या? रेंटियर्स की जो किराए पे रह रहे हैं, जो उनका अपना कुछ भी नहीं है, जो पॉलिसी ऊपर के लोग बना देंगे हम उसमें ढलने की कोशिश करेंगे, हमारे पास ना समझदारी है इतनी कि हम उसको विरोध कर पाएँ, ये चीज़ें। तो ये किसके तरह से हैं? दो वर्ग बन गए, तो किसका आइडिया की तरह हो गया? प्लेटो के 2 वर्ग तो नहीं थे, इनके भी 3 वर्ग थे। अरस्तू में भी 3 वर्ग हैं। मैकियावेली तो अलग ही चीज़ों पे काम कर रहे थे। तो कौन बचा? मार्क्स। मार्क्स सही है। मार्क्स 2 वर्ग में जो कैपिटलिस्ट क्लास है और या बुर्जुआ क्लास, और नीचे प्रोलेटेरिएट या सर्वहारा क्लास में बांटते। तो बोला कि ये कैपिटलिस्ट और बुर्जुआ क्लास जो है राज्य के साथ मिलकर नियम कानून बनाता है जो इनके लिए हितकर हों, और ये जो है उसको फॉलो करता है। तो 19th के बाद 20th देखें। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी इज एडवोकेटेड बाय। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ऑर्डर की अगर आप देखें तो कौन है कि साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच का अंतर की अपेक्षा कि क्योंकि कोल्ड वॉर के समय ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? साम्यवाद और उदारवाद के बीच में डिफरेंसेस चल रहे थे। बोले कि उसके बीच जो अंतर है उससे ज़्यादा जरूरी क्या अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है। किसके पक्षधर थे? कौन? वो थे लिपसेट, डहल, लिजपार्ट, हंटिंगटन। यहाँ भी हंटिंगटन है क्योंकि हमने बताया भी इनकी क्लास ऑफ सिविलाइजेशन इनकी बुक है। और ये कहते हैं कि आपस में ये जो साम्यवाद उदारवाद में जो संघर्ष है वो तो ठीक है, लेकिन जो अव्यवस्था है, अगर देखें बहुत सी जगह पे ऐसी है कि जो अव्यवस्था है वहाँ पे लोग साफ पानी नहीं है, या खाने के लिए नहीं है, या रोजगार नहीं है, या जो जेंडर इक्वलिटी नहीं है, तो ये अव्यवस्था ज़्यादा है। बशर्ते कि अगर कहीं साम्यवादी देश है वहाँ भी व्यवस्था सही है, और जो पूंजीवादी देश है वहाँ भी सही है व्यवस्था। तो जहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं सही है वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन। आगे बढ़ जाते हैं, 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सा नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? एज पर, अगर हम देखें यहाँ पे कि लिखा है इन्होंने कि एज पर द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बोथ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बोथ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। कलेक्टिवली तो है, इंडिविजुअली नहीं है, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। संविधान के प्रावधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक सही है तथा व्यक्तिगत गलत है। व्यक्तिगत दोनों रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह, सामूहिक रूप से जवाब। A motion expressing lack of confidence is an individual minister is not admissible। कि अगर हम जो किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा, कि सिर्फ एक मंत्री को हटाया जाए, ऐसा अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संविधान में नहीं है। या तो पूरी सरकार के खिलाफ अविश्वास होगा या फिर कहते हैं विश्वास होगा। ये नहीं कह सकते किसी खास मंत्री को, उसके लिए हो सकता है कि दबाव बनाने के लिए कि इस्तीफा दे, वो है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सदन में नहीं आ सकता। इस्तीफा मांग सकते हैं लेकिन अविश्वास प्रस्ताव किसी खास मंत्री के लिए कि ये भ्रष्ट है या इन्होंने काम नहीं किया, ऐसा नहीं होता। भारत में ऐसा नहीं अलाउ है। तो ये सही है। मोशन एक्सप्रेशन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल मिनिस्टर इज नॉट एडमिसिबल, सही है, एडमिसिबल नहीं होगा, लोकसभा में बिल ही नहीं बनेगा ये। नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट द ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड। कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है
के लिए आपको ग्राउंड बताना पड़ेगा क्यों नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड नहीं बताना पड़ता है। वहाँ पे होता है कि सरकार में लोगों का, जनता का विश्वास नहीं है या हाउस का विश्वास नहीं है। अब क्यों नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ कुछ भी हो सकती हैं, ये पॉलिसी से लिख के देना नहीं होता। इसलिए विश्वास मत जब चाहे तो लोकसभा में ला सकते, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है विपक्ष, और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार को रिज़ाइन करना पड़ता है। इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ पास्ड बाय द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ बाउंड टू रिज़ाइन। ये सही है बिल्कुल। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया कि सरकार, सदन का विश्वास ही नहीं है सरकार में, मतलब सरकार के जो मंत्री थे या जितने भी विधायक MP थे, उनमें से कुछ लोग छोड़ के आ गए और वो माइनॉरिटी में चले गई सरकार, तो अब उसको इस्तीफ़ा तो देना होगा। तो ये तीनों तो सही हैं। 2, 3, 4 सही कहाँ पे हैं? सॉरी, यहाँ पे 2 और इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय 4 तो है। इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाउंड टू रिजाइन, ये तो सही है। यहाँ पे होना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड। यहाँ पे आंसर नहीं दिया, लेकिन अच्छा नॉट करेक्ट बोल रहा है। हाँ, अच्छा नॉट करेक्ट में हाँ कि ये दोनों फिर सही हो गए कि अगर हाँ 2 और 1 और 3 ये तो सही था। नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट द ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड, ये गलत है क्योंकि ग्राउंड नहीं बताना होता। 3 और 1 एज पर प्रोविज़न नहीं, 1 भी गलत है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो ये सही भी। चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अवार्डी सेशन ऑफ द कांग्रेस 1956 एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ। अवार्डी सेशन जो था वो 1956 में कांग्रेस का सेशन है, उसमें नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं, नेहरू जी भी रहते हैं, और वहाँ पे ये लिया गया कि पैटर्न क्या होगा, कैसे हम सोसाइटी को आगे चलाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। तो 55-56 में ये हुआ, और अगर देखें तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वहाँ से। और इसी के बाद जो है तुरंत क्या हो गया, तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो थी, जो कन्वर्ट कर दी गई, एक प्राइवेट बैंक थी, उसको किसमें, सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। उसका नाम बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की आज सबसे बड़ी बैंक है। तो ये सोशलिस्ट आइडिया के बेस पे ही किया गया था नेहरू द्वारा। आगे बढ़ते हैं 23। What was the main finding of the Union Government Administrative Committee headed by the Secretary of N.N. Vohra 1993? कि मेन फाइंडिंग क्या थी N.N. वोहरा की, गृह सचिव जो थे उस समय के N.N. वोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार के प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला? चुनाव सुधार के लिए, राजनीतिक के लिए न्यूनतम योग्यता, राजनीतिक अपराधियों और नौकरशाही के बीच साठगांठ, आंतरिक सुरक्षा। तो इसका सही है नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट्स, कि उस समय तक अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका था। नेक्सस आज भी है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन इसको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। आज के समय कुछ है कि अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये तो हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी जो अपराधियों का, नौकरशाहों का भी साठगांठ रहती है। आगे बढ़ जाते हैं 24 में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन के बाद एक क्विक रिवीजन करेंगे, जो कि पार्था चटर्जी एक जो सबॉल्टर्न जो है थिंकर हैं, और पार्था चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में किनके बीच विरोध नजर आया? अब ये पूछ रहे हैं कि किन किन चीज़ों के, जो नए पॉलिटिकल आइडिया आ गया उसमें कौन सी चीज़ों में विरोध दिखा, जो पूंजी की नई आइडिया है। पार्था चटर्जी हैज़ कमेंटेड दैट द लेटेस्ट फेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल विल विटनेस एन एमर्जिंग अपोजिशन बिटवीन मॉडर्निटी एंड डेमोक्रेसी, फ्यूडलिज्म एंड डेमोक्रेसी, इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, एलिटिज्म एंड मास कल्चर। तो इसका सही है आंसर है आधुनिकता और लोकतंत्र। कि मॉडर्निटी जो है वो तो आई, लेकिन उसके बीच में मॉडर्निटी नहीं आ पाई। पूंजी तो आ गई, कैपिटल आ गया, कैपिटल के साथ मॉडर्निटी भी आनी चाहिए, तो मॉडर्निटी उन सोसाइटीज़ में नहीं आई, और डेमोक्रेसी भी नहीं आई है। तो ग्लोबलाइजेशन तो हो गया, अगर हम देखें तो श्रीलंका के अंदर या पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी भी सही ढंग से नहीं आ पाई। इवन इंडिया में अगर हम देखें तो ट्रू डेमोक्रेटिक अभी हम नहीं हो पाए हैं,
कोशिश जारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टर्मोइल इंडिया में कभी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और कहते हैं अगर श्रीलंका को आसपास के देखें तो वहाँ पे तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। ऑल दो मॉडल उन्होंने कैपिटलिस्ट जो है वो अपना लिया, वो मॉडर्न आइडिया को अपना तो लिया। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पार्लियामेंट कैन मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब ये जो है इसमें से अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल उद्घोषित कर सकते हैं। ये सही है कि करते हैं। और कौन सा अनुच्छेद है? 360, आर्टिकल 360, ये याद रखिए। पॉलिटिकल इमरजेंसी जो लगेगी वो तो 356 है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में नहीं लगी। फॉर होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे भारत में या किसी जगह पे। तो फॉर होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। फॉर होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। फॉर होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडमान निकोबार। अभी ये चेंज हो गया, आज के समय ये है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा पुराना है। तो ये क्वेश्चन पेपर का सही आंसर जो था कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि उस समय आर्टिकल 370 वहाँ पे था। अभी इसको एबोलिश कर दिया गया है, तो अब क्या है, ये सही आंसर ए हो जाएगा इसका। तो अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम जो बात करते हैं कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज करते रहेंगे, चीज़ों को ध्यान देते रहेंगे, तो फिर आपको याद रहेंगे। एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो तमाम सारा एक प्रेशर होता है जिसमें बहुत सी चीज़ें आप भूलते हैं। ये कहना कि कोई भी व्यक्ति पूरी चीज़ें याद रख सकता है वो तो बहुत नामुमकिन सी बात है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हम रोज़ रोज़ पढ़ते रहते हैं तो बैक ऑफ द माइंड अपने आप वहाँ पे लगता है कि यही होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, मुझे लग रहा है। तो गट फीलिंग जो आती है, या तो उससे आप कह सकते हैं कि कई बार आप सही आंसर दे पाते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो उससे पहले जो क्वेश्चन थे हमने बात की थी, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन आए थे जैसे कि रिफॉर्म्स के क्रोनोलॉजिकली लगाना था। तो उसमें मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था 1909 का, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड जो था 1919 का, ए के गोपालन का आइडिया था कि ए के गोपालन 1950, या इसके बाद जो था केशवानंद भारती का केस कब आया था 1973। तो सबसे पहले जो था ए के गोपालन हो गया, फिर मर्ले मिंटो हो गया, चेम्सफोर्ड हो गया, ए के गोपालन, इस तरह के आइडिया जो थे। इसके बाद अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर्स को लगाना था क्रोनोलॉजी में, तो लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और वीपी सिंह, ये सब नाम थे। इसके अलावा हमने बात की थी कौन कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कि जहाँ पे एक्शन और गोल देखा है। एडवर्ड वाइडनर का नाम था। लाइन स्टाफ एजेंसी पूछा गया था, कहाँ से लिया गया, किस सिस्टम से लिया गया था, मिलिट्री सिस्टम से लिया गया है। प्लानिंग कमीशन कब बना था, ये भी पूछा गया था, मार्च 1950। और कौन जो भारत में सिविल सर्विसेज एक्ट लेकर आता है जिसकी वजह से इंडियंस भी अप्लाई कर पाते हैं सिविल सर्विसेज में, कौन किसके रिकमेंडेशन पे, तो वो रिकमेंडेशन था लॉर्ड मैकॉले का। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया था, लेटरल कम्युनिकेशन को दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। इसके बाद कंटीजेंसी फंड कैसे रिलीज़ होता है, तो पार्लियामेंट से होता है। अगर पार्लियामेंट डायरेक्टली नहीं तो वैसे तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसको पास पार्लियामेंट से कराना पड़ता है। पर प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट की मर्जी से रिलीज़ कर सकता है कंटीजेंसी फंड। इसके बाद वर्ल्ड जो कहते हैं कोल्ड वॉर टर्म जो है वो किसने यूज़ किया था, फर्स्ट टाइम बर्नार्ड बारूच ने किया था। इसके अलावा जो यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट का है, UDHR जो है, वो कब शुरू किया गया था, वो 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए हम क्या 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। ये बहुत 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन राइट डे से रिलेटेड, तो ह्यूमन राइट को ध्यान से रखिए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट एशिया जो है वो क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंकॉक में, थाईलैंड में। तो इसके बाद कुछ चार्टर के बारे में पूछा था, अटलांटिक चार्टर कब साइन हुआ था 1941, कैसाब्लांका 1943। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी वो कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो वो 1944 में। और उसी के बाद ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से क्या चीज निकला था, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये भी होना चाहिए। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस जो है वो 1945 में होती है। और इसके अलावा मॉर्टन कैप्लान का आइडिया जो था किस तरह बैलेंस ऑफ पावर किस तरह से
आगे बढ़ेगा तो बोले कि लूज बाइपोलर सिस्टम होगा, फिर टाइट बाइपोलर सिस्टम होगा, फिर यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम होगा, इस तरह से वो बताते हैं। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा जो भी नया वीडियो आता है वो आपको, और बहुत जल्दी ही हम आपके लिए जीएस का भी एक टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं जिससे आपको पूरी तैयारी हो सके। जो जीएस का यूपीएचएससी दे रहे हैं या दूसरे एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे जीएस भी आता है तो वो बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह से काफ़ी 50 नंबर का होता है, या नंबर तो चेंज भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है उन क्वेश्चंस का। अगर आप उनको अच्छा कर पाए, वहाँ पे 80-90% सही कर पाएँ तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो हम आपको तैयार करा देंगे, इतना कि आपको 80 से 90% तक क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं, ये गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन जीएस भी आपको साथ में देखना पड़ेगा, वो हम भी शुरू करेंगे। अगर आप लोग साथ देंगे तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई भी जानकारी चाहिए तो 6001203135 पे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच भी हमारा स्टार्ट है, वो भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप 6001939975 पे, वेबसाइट www.capitalstudycircle.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम capitalstudycircle.com, ईमेल thecapitalstudy20@gmail.com। तो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, और देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।